अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ डॉन वोकैब की एक न्यू सीरीज़ के साथ। इस तरह की जो सीरीज़ हैं वो 10-11 सीरीज़ जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप चैनल पे जाएं और इन सब को अच्छे से देख लें। तो आज हम जो वर्ड्स करने वाले हैं वो सब के सब आपको डॉन एडिटोरियल में नज़र आएंगे। इनकी डेफिनेशन, इनके सिनोनिम्स भी मेंशन किए गए हैं इस वीडियो में, और साथ ही साथ आपको ट्रिक्स प्रोवाइड किए गए हैं कि किस तरीके से आप इनके मीनिंग्स को याद रख सकते हो, किस तरह से ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो सकते हैं। आज हम 5 वर्ड्स को देखने वाले हैं, तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स भी लिए गए हैं जिनके 2 मतलब हैं, और इन दोनों मतलब के लिए मैंने ट्रिक्स भी बताए हैं और ये भी बताया है कि कौन सा वर्ड जो है कौन सा मतलब देगा किस सिचुएशन में। तो चलें इसे स्टार्ट करें। तो फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है रीक। ठीक है, रीक क्या होता है? वर्ब होती है। इसका मतलब है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल, के मतलब बहुत ही नाखुशगवार बदबू का आना। ठीक है, अब यहाँ पे इस इमेज को गौर से देखो और इससे पहले इसकी एग्जांपल देखो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि ये रीक किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हिज ब्रेथ कहता है उसकी जो सांस है रीक्ड ऑफ, उससे बदबू आती है, नाखुशगवार किस्म की बदबू आती है। किस चीज़ की? टोबैको की। अब देखो ये पर्सन है, इसने सिगरेट पकड़ी हुई है। इवन कि ये जिस जगह पे भी मौजूद होगा ना वहाँ पे किस चीज़ की रीक आएगी, किस चीज़ की नाखुशगवार बदबू आएगी? टोबैको की आएगी। अब यही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि कोई इंसान है, ठीक है, उसने सिगरेट पिया हुआ है। ठीक है, जब आप उससे बात करोगे तो उसके मुंह से वो जो गंदी सी बदबू होगी ना उसको बोलोगे आप कि इसके मुंह से जो है वो रीक आ रही है टोबैको की। तो एक रीक का मतलब होता है नाखुशगवार बदबू का आना, और वो मैंने बता दिया है कि जिस तरह टोबैको हो गया, या वो लोग जो गार्लिक खा के आते हैं तो वो जो गार्लिक की स्मेल होती है तो आप उस केस में ये बोल सकते हो कि हिज ब्रेथ रीक्ड ऑफ गार्लिक। ठीक है, इसकी नेक्स्ट इसका मतलब क्या होता है वो देखो। इसका जो नेक्स्ट मतलब होता है ना वो ये होता है कि जब आप ये बोलो ना, इसकी डेफिनेशन पहले चेक करते हैं। इफ़ यू से कहता अगर आप कहते हो दैट के समथिंग रीक्स ऑफ, कि कोई चीज़ है वो रीक करती है, उससे स्मेल आती है। किस चीज़ की? अनप्लेजेंट आइडियाज़, बहुत ही ख़राब आइडियाज़ की, फीलिंग्स की और प्रैक्टिसेस की। यू डिसअप्रूव ऑफ इट, आप इसको डिसअप्रूव कर देते हो। क्यों? बिकॉज इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, कि ये आपको एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, एक तासुर देता है। दैट ये कि इट इन्वॉल्व्स, कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व हैं उन आइडियाज़ में, उन फीलिंग्स में, उन प्रैक्टिसेस में। इस इमेज को गौर से देखो, आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अब ये जो पर्सन है वो कोई काम करता है, उसके बाद बहुत पैसा आता है। ठीक है, आप उसको बोलते हो कि जब मैंने ना उस बंदे से बात की थी ना तो मुझे उसके कामों से ना बेईमानी की स्मेल आ रही थी। मुझे पता चल रहा था कि वो इंसान जो है ना उसका जो काम है, उसका जो धंधा है वो बहुत ही ख़राब है। ठीक है, जिस तरह से इस इमेज को देखो, ऊपर से क्या है, ऊपर से कुछ है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिश्वत ले रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये अक्सर बोली जाती हैं कि किसी की जब नीयत ख़राब होती है आपको पहले से ही एहसास होने लग जाता है, हाँ भाई ये जो बात कर रहा है ना इसके पीछे ना इसका कोई मकसद छुपा होगा। तो अब ये फीलिंग्स भी हो सकती हैं, आइडियाज़ भी हो सकती हैं, कोई प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं, कोई काम भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखो। देयर एक्शन कहता उनके जो एक्शंस है ना, उनके जो काम है, रीक ऑफ करप्शन कहता उनसे बदबू आती है करप्शन की। मतलब उससे पता चलता है कि उसके अंदर ये वाला जो है ना एलिमेंट मौजूद है, उसके अंदर करप्शन इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट देखो, द होल थिंग कहता सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना रीक्स ऑफ हिपोक्रेसी, कि वो किसकी उससे बदबू आती है, किस चीज़ का वो इम्प्रेशन देती है, वो हिपोक्रेसी का इम्प्रेशन देती है कि उसकी सारे के सारे कामों से पता चलता है कि यहाँ पे मुनाफकत है। आई होप कि अब आपको इस दोनों रीक के मतलब जो अच्छे से समझ आ गए होंगे कि जो पहला रीक है उसका मतलब होता है अनप्लेजेंट स्मेल, और दूसरा जो रीक होता है उसका मतलब है कि किसी की जो चीज़ है, किसी की फीलिंग्स है, किसी का कोई काम है, प्रैक्टिसेस हैं या आइडियाज़ हैं वो ख़राब हैं।
अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखो। अ पर्सन कहता है कोई भी पर्सन हु इज़ करंटली होल्डिंग एन ऑफिस, जो अभी हाल ही में होल्ड कर रहा है ऑफिस को, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक ख़ास टाइम के लिए, ख़ास ड्यूरेशन के लिए। मतलब इनकम्बेंट वो पर्सन होता है जो ओहदेदार होता है, जो कोई ओहदा, कोई सीट लेकर बैठा होता है, उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। जैसे यहाँ पे इस इमेज को देखो, ये इस वक्त एक पोजीशन को, एक ओहदे को लेकर बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल्स देखो। द प्रेजेंट इनकम्बेंट कहता है जो हालिया इनकम्बेंट है वो पर्सन जो ओहदेदार है, जो पोजीशन को होल्ड किए हुए है, जो पावर में है, इज़ ड्यू टू रिटायर नेक्स्ट मंथ। कहता है ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो रिटायर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। ये जो वर्ड है ये आपको डॉन एडिटोरियल्स में ज़रूर नज़र आएगा। ये सारे वर्ड्स लिए ही डॉन एडिटोरियल से हैं। अच्छा, अब सेकंड देखो। द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट फेसिस प्रॉब्लम्स। कहता है जो इनकम्बेंट, जो करंट, जो पोजीशन को संभाले हुए है, जो ओहदेदार है, जो पावर में है, वो जो प्रेसिडेंट है फेसिस, वो सामना करता है प्रॉब्लम्स का, ठीक है, मसाइल का। विच बिगन कहता है जो कि शुरू हुए थे मैनी ईयर्स, कई साल पहले। ही टुक द ऑफिस, जब इसने ऑफिस को संभाला। तो अब समझ आ गया इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि वो पर्सन जो कोई पोजीशन को संभाल कर बैठा है, किसी ओहदे पर है, जो ओहदेदार है, जो पावर में है, जो अथॉरिटी में है। लेकिन इनकम्बेंट का मतलब एक और भी होता है, वो क्या होता है वो भी देखते हैं। तो इनकम्बेंट का जो दूसरा मतलब होता है वो मतलब होता है कि ये जो चीज़ है ना, ये किसी पर्सन की ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस इनकम्बेंट को आप पहचानोगे कैसे। इस इनकम्बेंट के साथ आपको अपॉन या ऑन नज़र आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, समवन हैज़ अ ड्यूटी, कि कोई इंसान है ये उसकी ड्यूटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जिम्मेदारी है टू डू समथिंग, ऐसा कुछ करने की। तो इनकम्बेंट अपॉन और ऑन किसको शो करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ड्यूटी को। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, नेसेसरी, कंपल्सरी, एसेंशियल, इम्पेरेटिव। अब देखो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना, इनका मतलब एक ही है। मतलब ये कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया। इसके लिए इस इमेज को गौर से देखो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो ये वर्ड। देखो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अभी ये बड़े नहीं हैं, ये इस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि अभी जाएंगे या कुछ अर्न करेंगे और अपने पाँव पे खड़े होंगे। तो अभी इनकी जो एज है, इनकी जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो किसके ऊपर है, उनके पेरेंट्स के ऊपर है। तो अब समझ आया कि ये किस ड्यूटी की बात कर रहा है या किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। अच्छा, अब ये चेक करो। इट इज़ इनकम्बेंट ऑन यू, कहता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है टू एडवाइज योर सन, कि तुम अपने बेटे को नसीहत करो बिफोर ही लीव्स होम, इससे पहले कि वो घर को लीव करे। ठीक है, अब वो कोई बाप है, वो उसको बात कर रहा है, उसको बता रहा है कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को नसीहत करो। ठीक है, इनकम्बेंट के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा या अपॉन आएगा। अच्छा, दूसरा, इट इज़ इनकम्बेंट ऑन यू टू वॉर्न दैम। तो वो अब कोई टीचर है, ठीक है, उसको ये बात कर रहा है कि इट इज़ इनकम्बेंट ऑन यू, कि ये आपकी जिम्मेदारी है टू वॉर्न दैम, आप वॉर्न करो उनको, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को आप वॉर्न करो कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। तो अब पता चला इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी को गलत काम में उसका साथ देना। इसकी डेफिनेशन चेक करो पहले। एनकरेज और असिस्ट समवन, किसी को इंकरेज करना, उकसाना, ठीक है, असिस्ट करना, उसकी मदद करना, टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने के लिए। इन पर्टिकुलर टू कमिट अ क्राइम, कहता अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखें ना, मतलब जुर्म करने के लिए अपने किसी भी पर्सन को, दोस्त को उकसाना या उसकी मदद करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, असिस्ट करना भी होगा, एड करना भी होगा, हेल्प करना, लैंड अ हैंड भी करना, सपोर्ट करना।
लेकिन अब ये जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इस अबेट का मतलब जो है वो असिस्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये जो अबेट वर्ड है ये नेगेटिव सेंस देता है, मतलब कि किसी को गलत काम के लिए हेल्प करना। असिस्ट तो आप किसी को पॉजिटिव वर्ड में भी कर सकते हो, एड कर सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये देखो, अब ये दो दोस्त हैं, ठीक है। अब ये दोस्त और ये दूसरा दोस्त जो है ना वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इस क्राइम में, इस जुर्म के अंदर। तो अब ये वाली जो मदद होगी ये क्या होगी, ये नेगेटिव होगी, ये गलत मदद है, ठीक है। अब देखो, ही अबेटेड द थीफ इन रॉबिंग द बैंक। अब हो सकता है ये कोई सिक्योरिटी गार्ड हो और इसने क्या किया हो, तो थीफ को अबेट किया हो, उसकी मदद की हो रॉब करने में बैंक को। अब सेकंड देखो, हिज अकाउंटेंट हैड एब्टेड हिम इन द फ्रॉड। अब वो कोई पर्सन था, ठीक है, वो काम करता था किसी ऑफिस में। अब वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे फ्रॉड हुआ है। अब फ्रॉड करने में कौन से दो लोग मुलव्वस थे, वो एक तो वो पर्सन था, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर लगा लो, ठीक है, साथ ही साथ कौन था, उसका अकाउंटेंट था। तो दोनों ने मिलकर क्या किया था, फ्रॉड किया था और इस अकाउंटेंट ने उसकी मदद की थी। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि एबेट का मतलब क्या होता है, गलत चीज़ में, गलत काम में किसी की मदद करना, किसी क्राइम में किसी की मदद करना। इनकी शक्लों को आप अच्छे से याद रखो। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड है पाइल अप। ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इफ़ समथिंग अनप्लेजेंट पाइल्स अप यू गेट मोर ऑफ इट। अगर कोई चीज़ पाइल अप होती है तो मतलब वो डबल हो जाती है, उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा हो जाता है। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाना, गो अप हो जाना, ऐड टू हो जाना, उसका इजाफा हो जाना, रेज हो जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, स्टेप अप हो जाना, एक कदम आगे चलते जाना, डबल हो जाना, सोर हो जाना। ये जो सोर वर्ड है ये तो आपको दोनों एडिटोरियल्स में ज़रूर नज़र आएगा। मल्टीप्लाई हो जाना और ग्रो कर जाना। इन सब का मतलब ये है कि किसी चीज़ की क्वांटिटी या किसी चीज़ में उसका डबल हो जाना, ठीक है। अब इस इमेज को गौर से देखो। अब यहाँ पे कोई लड़की है, ठीक है, ऑफिस में वर्क कर रही है। तो काम क्या होता है, वरना इतने काम नहीं होते। अब ये काम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अब ये देखो, ये काम सोर हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डबल होता जा रहा है। अब यहाँ पे इसके काम को चेक करो, ये क्या हुआ है, सारे का सारा टास्क पाइल अप हो गया है। अब एग्जाम्पल्स देखो, प्रॉब्लम्स वर बिगनिंग टू पाइल अप। कहता कोई इंसान है, उससे पूछा कि तुमने अपना जो काम स्टार्ट किया था, जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो तुमने क्यों छोड़ा। उसने कहा इसलिए कि जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब सेंटेंस देखो, प्रॉब्लम्स वर बिगनिंग टू पाइल अप, कि जो मुश्किलात थी वो शुरू हो गई थी पाइल अप होना, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरह से वो जो प्रॉब्लम्स थी वो पाइल अप होती जा रही थी। एज हर डेट्स पाइल्ड अप। अब कोई लड़की है, वो कह रहा है कि जैसे ही उसके जो कर्ज था ना उसका बहुत बढ़ गया, बहुत डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, इंक्रीज हो गया, शूट कर गया। शी केम क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन। तो वो जो लड़की थी वो बहुत ही क्लोज आ गई, नज़दीक आ गई नर्वस ब्रेकडाउन के। मतलब किसी भी टाइम उसका दिमाग जो था वो फट सकता था, कि इतना उसको टेंशन जो थी उसकी इंक्रीज हो गई थी। किस वजह से, उसके डेट्स के पाइल अप होने से। तो अब आपने इस चीज़ को आपने याद रखना है, इस पिक्चर को आपने याद रखना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो टास्क हैं, ये पाइल अप हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है इल्यूसरी। ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इल्यूजन से बना है। इसका मतलब है नॉट रियल एंड बेस्ड ऑन इल्यूजन। वो चीज़ जो रियल ना हो और सिर्फ नज़र का धोखा हो और उसी की बुनियाद पे बिल्ड हुई हो, तो उसको बोलते हैं इल्यूसरी। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इमेजिनरी भी बोल सकते हो, अनरियल भी बोल सकते हो, फेक भी बोल सकते हो, बोगस भी बोल सकते हो। बोगस का मतलब ये होता है नकली, जैली। मिसलीडिंग भी बोल सकते हो, ऐसी चीज़ जो आपको मिसलीड करते, क्यों, क्योंकि नज़र का धोखा जो हुआ, मिसगाइडेड हो, अनट्रू हो, जो बिल्कुल भी सच्ची ना हो। अब ये इमेज को आप गौर से देखो, ये जो लड़का है, ठीक है, इसके माइंड में शुरू से बैठा हुआ है कि जो डॉग होते हैं वो वाइल्ड होते हैं, वो काट लेते हैं। तो यही वजह है कि जब वो गार्डन में गया, उसने एक छोटे से पप्पी को देखा और पप्पी ने उसकी तरफ देखा तो उसने दौड़ लगा दी। उसको लगा कि ये वाला जो पप्पी है ये मुझे काट लेगा,
ठीक है, ये भी वाइल्ड होगा। तो अब ये क्या चीज़ थी, ये सारी बोगस थी, अनरियल थी, इमेजिनरी थी। क्यों? क्योंकि नज़र का धोखा था ये सब कुछ। अब एग्जाम्पल्स देखो, एनी पावर ही मे सीम टू हैव इज़ प्योरली इल्यूसरी। अब देखो, एक पर्सन है असलम, दूसरा पर्सन है अमजद, ठीक है। जो अमजद है उसके बाद उसके पास ज़्यादा पावर है, एक पावरफुल पर्सन है, ठीक है, अथॉरिटी रखता है। और वो जो असलम है वो अमजद के अंडर जो है वो काम करता है। तो असलम को ऐसा लगा कि हाँ, मैं अगर अमजद के अंडर काम करता हूँ तो इसका मतलब है लोगों के सामने यही दिखाई देगा कि मेरे पास भी जो है ना इतनी पावर है, मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो बज़ाहिरी तौर पर उसको इस टाइम क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे पास इतनी पावर है, लेकिन रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है, वो अमजद के कंट्रोल में है। अमजद की डोमिनेशन जो है उसके ऊपर है। ये बंदा वही कुछ करेगा जो अमजद इसको बोलेगा। तो उसकी वो जो पावर है, वो जो दिखावा है, वो सारे का सारा अनरियल है। तो ये इस तरह से ये बात कर रहा है। Their hopes of a peaceful solution turned out to be illusory। कहता दो पार्टीज थी ना, उनके दरमियान में लड़ाई थी। इन्होंने सोचा उनके दरमियान में सुलह करवा देते हैं, लेकिन जब उन्होंने सुलह करवाने का सोचा तो जब उन्होंने कोशिशें की तो एंड पे क्या हुआ, वो सारी की सारी कोशिशें बेकार गईं। क्यों? क्योंकि उनकी जो होप्स थी वो टर्न आउट हो गई इल्यूसरी में, मतलब वो सारी की सारी बेकार गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा उन्होंने तसव्वुर किया था। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये इल्यूसरी है। हर वो चीज़ इल्यूसरी होगी जो कि रियल नहीं होगी, जो इल्यूजन के ऊपर बेस्ड होगी। जैसे यहाँ पे इनको लगा था कि हाँ भाई, हम जो ऐसी ये वाली कोशिशें करेंगी अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन वो सारे का सारा इल्यूसरी था, सिर्फ नज़र का धोखा था, रियल में ऐसा कुछ नहीं था। तो आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो से पहली वाली जो वीडियो थी उसके भी नोट्स आप बना के रखें, इनके भी नोट्स आप तैयार रखें। इस तरह से आपके जो वोकैब बैंक है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, और इस तरीके से अगर आप थोड़े थोड़े लेकर चलोगे वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।